तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर से। ये अपने सीरीज का 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है वो अपने बॉडी पे कैसे कंट्रोल करता है, बॉडी में जो जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं, वेरियस फिजियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब पे नर्वस सिस्टम का कैसे कंट्रोल होता है वो सब अपन इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन होने के लिए। तो व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन वो है जिसमें क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक साथ मिलके फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने देखो फिजिकल एक्सरसाइज की तो क्या है, आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज और ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज अपने बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या होता है, अपना ब्रीदिंग जो होता है वो फास्ट होता है। और क्या होता है, अपना हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बढ़ता है, ब्रीदिंग इंक्रीज होता है। तो ये सब जो अपना फिजिकल एक्सरसाइज है इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, बाकी सारे सिस्टम ने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और अपन कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटली उसे क्या किया, उसको मैनेज किया। ठीक है, तो वही अपन इसमें देखना है। देखो फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो एनर्जी अपना डिमांड इंक्रीज होता है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पिरेशन। तो देखो इंक्रीज जो ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज है उसको नेसेसिटीज करने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को रिस्पिरेशन रेट बढ़ना चाहिए। तो वो अपने बॉडी में बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ता है। ठीक है, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल। तो ये सब चीज़ें होती है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अपन फंक्शन कुछ एक कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कुछ अलग बॉडी के सिस्टम हो रहे हैं, इसी को अपन कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, when physical exercise is stopped the activities of the nerves, lungs, heart and kidney, तो इन जो जो एक्टिविटीज़ एक्टिवेट हुई थी वो सब क्या हो गए, अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगी। ठीक है, ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। thus the function of muscle, lung, heart, blood vessels, kidney and other organ coordinate while performing the physical exercise। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये पूरा समझ में आ गया। In our body, the neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ। देखो न्यूरल सिस्टम तो है ही अपने बॉडी में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या करता है, वो सेल टू सेल एकदम सेल लेवल में कोऑर्डिनेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एज जो नर्वस सिस्टम होता है ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए कि कौन सा सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो कि अपन ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, so that they function in a synchronized and asynchronous fashion. The neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination। जो नर्वस सिस्टम का होता है वो कैसा होता है, क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसका स्लो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू काम करते हैं, हार्मोन्स के थ्रू। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse conduction across the synapse। तो ये सब चीज़ें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो देखते हैं अपन न्यूरल सिस्टम। देखो जो न्यूरल सिस्टम है ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो अपना किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। अब देखो न्यूरॉन क्या काम करता है, न्यूरॉन कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो न्यूरॉन का क्या काम होता है, न्यूरॉन क्या करता है, पहले तो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट, रिसीव भी करता है, रिसीव एंड क्या करता है, ट्रांसमिट द इम्पल्स, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये सब क्या फंक्शन होते हैं अपने न्यूरॉन के। ठीक है, अब देखो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। जैसे कि अपन ने इंडोक्राइन सिस्टम में भी देखा कि जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में वेरी सिंपल होता है। ठीक है, वैसे ही अपना न्यूरल जो सिस्टम होता है वो लोअर इनवर्टिब्रेट में सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रा है अपना
स्पंजेस कैटेगरी का इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, उसमें सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज, हाइड्रा से बेटर ऑर्गेनाइज किस में, इंसेक्ट में, और उससे बेटर ऑर्गेनाइज ह्यूमंस में होता है, ठीक है। अब इंसेक्ट में कैसे होता है, वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया, तो इंसेक्ट में होते हैं नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू होता है, ठीक है। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं अपन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो कि मोर एडवांस है, ठीक है, तो वो अब देखते हैं। देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो दो कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। अब देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये सबको पता है, ठीक है। और जो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तो मेन जो अपना कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब ये पहला हो गया। जो दूसरा होता है, दूसरा पार्ट होता है अपना नर्वस सिस्टम का, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आता है, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सिंपल अपन समझ सकते हैं कि देखो ये अपना ब्रेन है और ये अपना सपोज स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये दो जो होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने वाली जो पूरी नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स जिसे अपन कहते हैं, वो किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस में आता है, ठीक है। तो ये सब हो गए पीएनएस का पार्ट, और जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किसका होता है, सीएनएस का पार्ट। सिंपल है ना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो पीएनएस होता है अपन ने देखा, जो पीएनएस होता है वो उसमें दो टाइप्स होते हैं। तो पहले होते हैं दो टाइप्स के फाइबर होते हैं, पहला होता है अफरंट फाइबर, ठीक है। अफरंट का मतलब क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, सिंपल है ना, आ रहा है। तो अफरंट जो है उसका अपन फंक्शन देखेंगे, और दूसरा होता है इफरंट फाइबर, ठीक है। तो ये दो टाइप के फाइबर होते हैं। देखो जो अफरंट नर्व्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इम्पल्स को लेके आते हैं, ठीक है, कहाँ से लेके आते हैं, बॉडी टिश्यू से। तो अफरंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है, ये ऐसे अफरंट फाइबर का फंक्शन होता है कि वो बॉडी टू अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। अब देखो इफरंट फाइबर क्या करते हैं, उसका अपोजिट काम करते हैं, ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द अपना पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। तो इफरंट फाइबर क्या करते हैं, ऐसे फ्रॉम सीएनएस टू द पेरिफेरल ऑर्गन ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये होते इफरंट, और ये जो होता है दूसरा, ये होता है अपना अफरंट फाइबर। सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखो जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है पीएनएस, उसका भी डिवीजन होता है, वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, देखो पहले तो होता है एक पहला पार्ट, मेन तो 2 डिवीजन से, ठीक है, लेकिन बाद में उसका विसरल नर्वस सिस्टम ये भी एक पार्ट होता है। देखो जो मेन 2 डिवीजन से वो कौन सा होता है, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एएनएस। पीएनएस में सोमैटिक एंड एएनएस ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं। देखो ये होगा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एक पार्ट, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। तो ये याद रखना कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है, सीएनएस टू स्केलेटल मसल इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। और जो एएनएस होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो वो क्या करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल। तो ये किसको ट्रांसमिट करता है, एएनएस जो होता है वो क्या करता है, सीएनएस टू अपना इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और किसको करता है ट्रांसमिट, अपना स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स समझ में आ गया। वो जो होता है वो स्केलेटल मसल को ट्रांसमिट करता है, ये करता है अपना स्मूथ मसल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इसे फर्दर डिवाइड किया है। जो अपना एएनएस है उसका फर्दर डिवीजन होता है किसमें, उसका डिवीजन होता है अपना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका डिवीजन होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में,
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पीएनएस, ठीक है। तो पीएनएस का ही एक पार्ट होता है विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस का भी वो एक पार्ट होता है, ठीक है। अब ऐसे नहीं मत समझना कि ऊपर दिए कि इसके दो डिवीजन होते हैं, तीसरा भी एक डिवीजन होता है विसरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, उसमें क्या क्या आता है, नर्व्स आते हैं, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लक्सेस बाय विच इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें दोनों साइड से ट्रांसमिशन होता है, सीएनएस टू विसरा यानी विसरल ऑर्गन्स और विसरल ऑर्गन्स टू सीएनएस, ऐसा उसमें ट्रांसमिशन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है ना, ठीक है। अब चलते हैं अपन न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इससे पहले कि अपन ये न्यूरॉन के बारे में पढ़े, मुझे ये बताओ कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्या है, सॉरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, अपना सेल होता है। तो जो न्यूरॉन जो होता है वो किसका है, अपना नर्वस सिस्टम का क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो जो अपना नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सा होता है स्ट्रक्चरल यूनिट, अपना न्यूरॉन होता है। और जो अपना रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम का अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गन यूनिट कौन सा होता है, अपना नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ऊपर नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन और अपना रीनल सिस्टम में होता है नेफ्रॉन, ठीक है। देखो न्यूरॉन का बारे में अब उसका एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ए पार्ट होता है डेंड्राइट, दूसरा होता है इसके बॉडी जिसे अपन सोमा भी कह सकते हैं, और तीसरा पार्ट होता है इसका एक्सॉन, ठीक है। ये समझ में आ गया, 3 पार्ट होते हैं अपना डेंड्राइट्स, बॉडी और एक्सॉन, ठीक है। देखो नेमली सेल बॉडी, इसे कहते हैं अपना सेल बॉडी, ये पार्ट। दूसरा होता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स शॉर्ट जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, और जो लॉन्ग होता है वो एक्सॉन होता है, ठीक है। अब सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद अ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड एज निसल्स ग्रैनुल। जो सेल बॉडी है इसमें क्या, ये तुम्हें रेड रेड जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अपन निसल्स ग्रैनुल, और उसके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन्स निसल ग्रैनुल। जो कि शॉर्ट फाइबर है वो कहाँ से है, बॉडी से प्रोजेक्ट किए आउटवर्ड, एंड जिसमें निसल ग्रैन्यूल है, ठीक है। तो ये फीचर है किसका, डेंड्राइट्स का। देखो एक्सॉन है वो क्या है, शॉर्ट नहीं है, वो लॉन्ग फाइबर है, ठीक है। और एक्सॉन में निसल्स ग्रैन्यूल्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पार्ट है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ठीक है। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड्स द बॉडी। तो इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स द बॉडी। तो ये जो एक्सॉन की बॉडी है टूवर्ड्स उसके क्या करते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और एक्सॉन क्या करेगा, अपना अवे फ्रॉम द बॉडी इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक्सॉन क्या करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। देखो ये एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है, और जो इसके डिस्टल एंड्स हुए वो क्या है, ऐसे ब्रांच हुए, इसमें ब्रांचिंग है। और एट द एंड ऑफ ब्रांचिंग क्या है, सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं अपन सिनेप्टिक नॉब, जिसे अपन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। विच possesses सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, अपना एसिटिल कोलिन होता है, ठीक है। एसिटिल कोलिन जो कि मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो मैंने बताया कि अवे फ्रॉम द बॉडी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है टू अ सिनेप्स। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ दूसरा जो अपना न्यूरॉन होगा उसका यहाँ क्या होगा, डेंड्राइट्स होगा दूसरे न्यूरॉन के, ठीक है। ये न्यूरॉन है, उसका ये एक्सॉन है, तो उसके डेंड्राइट्स में क्या करेगा, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल बॉडी सिनेप्स। देखो वहाँ क्या होता है, सिनेप्स फॉर्मेशन होता है। जो एक्सॉन है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है उसके बीच में सिनेप्स होता है, और वहाँ से क्या होता है, नर्वस इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। उस सिनेप्स को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखो अब एक न्यूरॉन में कितने डेंड्राइट्स हो और कितने एक्सॉन है उसके बेसिस पे उसके टाइप्स होते। जैसे कि पहला होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है, 1 एक्सॉन, ठीक है, ये बॉडी है, 1 एक्सॉन है, ठीक है। और क्या है, कितने 2 और मोर डेंड्राइट्स है, तो 2 और मोर अपन डेंड्राइट्स कह सकते हैं। ये होता है मल्टीपोलर अपना न्यूरॉन।
और उसका एग्जाम्पल याद रखना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट होता है अपना बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? बाइपोलर में होता है वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। सिंपल, ये जो अपना बॉडी है उसमें क्या होता है? वन वन डेंड्राइट होता है और वन एक्सॉन होता है। ये सिंपल बाइपोलर होता है। तो बाइपोलर का एग्जांपल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई। तो ये याद ही रखना है, ये एमसीक्यू है आपके कि बाइपोलर कहाँ फाउंड होता है? रेटिना ऑफ द आई। नेक्स्ट होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर कैसा होता है? सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन। तो इसमें डेंड्राइट ही नहीं है, ये सेल बॉडी है, सिंपल वन एक्सॉन है उसके पास, सिंपल वन एक्सॉन है। तो ये हो गया अपना यूनिपोलर। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में फाउंड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अब देखो, ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए। इसके बाद 2 टाइप्स होते हैं एक्सॉन के, जैसे कि माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, माइलिनेशन किसका काम होता है? श्वान सेल का। देखो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व विद द श्वान सेल। तो ये जो माइलिनेशन है, देखो ये माइलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये माइलिनेशन करना किसका काम होता है? यहाँ होता है श्वान सेल्स जो कि माइलिनेशन काम करते हैं। ठीक है, which form a myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. तो देखो, ये जो माइलिनेशन है कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ इसके बीच में क्या है? यहाँ गैप से। तो माइलिनेशन के बीच में क्या है? यहाँ गैप से, जिसे अपन क्या बोलते हैं कि नोड्स ऑफ रेनवियर, उसे बोलते हैं अपन नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो ये याद रखना कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। इसका मतलब मेनली कहाँ होते हैं? ये अपना सीएनएस में होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इंक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। तो जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनके पास भी श्वान सेल्स होते हैं, लेकिन क्या होती है? वो श्वान सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये कहाँ होते हैं? एएनएस और अपना सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये बात याद रखना कि कौन से माइलिनेटेड किस में होते हैं और अनमाइलिनेटेड किस में होते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना, ये सबको थोड़ा सा पार्ट हार्ड लगता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। तो आप सबको पता ही होगा कि न्यूरॉन क्या होता है? एक्साइटेबल सेल से उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं अपन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट। ठीक है, ये एक्साइटेबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ पोलराइज स्टेट। ठीक है, वहाँ उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होती है? पोलरिटी होती है, इसकी वजह से वहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। पोलरिटी का सिंपल मतलब होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, पोलराइज का सिंपल मतलब क्या है? अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ क्या बताया कि डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज। तो अपन आगे देखेंगे। अब वो जो उसका रीज़न है वो आगे दिया है कि जो अपने आयंस होते हैं उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो बाहर ज़्यादा होते हैं, इसलिए बाहर जो न्यूरॉन के बाहर जो मेम्ब्रेन पे होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स। ठीक है, उन्होंने आंसर दिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। ठीक है, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट आयंस को सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग, जैसे कि रेस्टिंग स्टेट। देखो, अब मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ये न्यूरॉन है अपना और ये इसका मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जब रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है, यहाँ आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, आयन चैनल्स है। देखो, ये सपोज ये सोडियम का आयन चैनल है Na+, और ये है अपना पोटेशियम का आयन चैनल। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। तो ये परमेबल होता है पोटेशियम आयंस को, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो पोटेशियम आयन है वो क्या करेंगे? आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे। ठीक है, परमेबल टू पोटेशियम आयन, सिंपल है। एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। तो इम्परमेबल होता है सोडियम आयंस में, इसीलिए यहाँ से कोई भी इनफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ अपन को बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि जो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? सिर्फ पोटेशियम अंदर जा सकता है, सोडियम को वो परमेबल नहीं होता। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब ये
वर्ड याद रखना कि इन द एक्सोप्लाज्म, ठीक है, वो क्या बताए, जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से इनसाइड द एक्सोप्लाज्म उसके लिए वो इम्परमेबल होता है। इसका मतलब क्या है, जो इन उसके इनसाइड जो ये नेगेटिव प्रोटीन जो है वो क्या है, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि जो इनसाइड है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, अंदर प्रोटीन है और अंदर सोडियम भी नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन। अब देखो पोटेशियम अंदर गया और जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं वो बाहर नहीं आए। इसका मतलब क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन कहाँ है, इनसाइड द एक्सोन, इसमें एक्सोप्लाज्म। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, तो अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन लो होता है, सिंपल है। इन कॉन्ट्रास्ट, तो इसके उलट क्या होता है, जो आउटसाइड है, आउटसाइड में क्या है कि लो कंसंट्रेशन होता है अपना पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन होता है सोडियम का। सिंपल है ना, यहाँ सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होगा और पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो होगा, और अंदर क्या होगा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई होगा और जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पार्ट से वो भी उसका कंसंट्रेशन भी हाई होगा, ठीक है। तो इससे ओवरऑल यही समझ में आता है कि एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो इनसाइड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, दस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी से क्या बनता है, अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव है यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी इधर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अब जो ये ग्रेडियंट बनाने का मेन काम किसका होता है, इसका नाम याद रखना, इसको कभी भी नहीं भूलना, वो आपको MBBS में भी काम आएगा। क्या कौन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, विच ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। तो ये याद रखना, जो अपना Na+K+ पंप होता है वो क्या करता है, 3Na+ क्या करता है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है, आउटवर्ड, और 2K+ क्या करता है, इनवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है। 2K+ क्या करेगा, इनवर्ड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज वाइल द इनर सरफेस जो होता है वो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया, जैसे कि यहाँ दिखा है कि आउटर जो होता है पॉजिटिव होता है, इनर साइड जो होता है, यहाँ इनर साइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। अब चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो अब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बना उसे के बोलते हैं अपन रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन। अब अपन को मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स जो होता है, नर्व इम्पल्स, वो कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट होता है ये समझना है, ठीक है। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, देखो एट अ साइट ए, यहाँ क्या हुआ, स्टिमुलस अप्लाई किया। जैसे ही अपन ने स्टिमुलस अप्लाई किया क्या होता है, जो यहाँ का मेम्ब्रेन होता है ना वो अपना सोडियम के लिए परमेबल होता है। अब तक क्या हो रहा था, रेस्टिंग में वो सोडियम के लिए परमेबल नहीं था, लेकिन अब जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया तो वो सोडियम के लिए परमेबल हो गया। सोडियम क्या होता है, इनफ्लो होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। सोडियम का इनफ्लो हुआ और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब बाहर का पॉजिटिव चार्ज बाहर अंदर आ रहा है, इसका मतलब बाहर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो जैसे अपन ने स्टिमुलस अप्लाई किया एट अ पॉइंट ए ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, क्या हुआ, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम, ठीक है। दिस लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। तो पोलैरिटी वहाँ रिवर्स होती है, प्लस चार्ज अंदर आता है और नेगेटिव चार्ज बाहर जाता है। दैट इज आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए दस रिवर्स, तो वहाँ पोलैरिटी रिवर्स होते हैं, हेंस उसे अपन बोलते हैं डीपोलराइज, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ जो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसे बोलेंगे अपन, एक स्पेशल नाम दिया, क्या नाम है उसका, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल नाम दिया, टर्म्ड एज अ नर्व इम्पल्स, और उसको अपन नर्व इम्पल्स कहते हैं। एट साइट इमिडिएटली अहेड द एक्सोन। अब देखो इस साइड से अब जस्ट आगे की साइड देखो, आगे क्या होता है, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अंदर तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज था, तो क्या होता है
अपन फिजिक्स में पढ़ा है कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो ऐसे क्या होगा, आयंस का फ्लो होगा और ऐसे इम्पल्स आगे जाता है। ठीक है, अब यहाँ आउटसाइड में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिविटी तैयार हुई, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तो ऐसे ये फ्लो होगा और क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, एट द साइड्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन एट साइड बी मेम्ब्रेन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। देखो जो बी साइड है या आउटसाइड में मेम्ब्रेन को क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। तो ये जनरल है कि आउटर सरफेस में पॉजिटिव है, इनर सरफेस में नेगेटिव। ठीक है, एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी। तो अपन का फिजिक्स का सिंपल लॉ है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो ऐसे ही सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए to complete the circuit of the current flow. Hence the polarity at the site is reverse and the action potential is generated at side B. तो क्या होगा, यहाँ की पोलरिटी अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और जो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसी क्या होगी, यहाँ आगे आगे क्या होगा, पोलरिटी रिवर्स होती जाएगी और एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, thus the impulse action potential generated at the site A arrives at site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए। The rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived. अब जो अपन ने स्टिमुलस दे के जो सोडियम को परमेबल बनाया था, यहाँ एट पॉइंट ए अपन ने स्टिमुलस दिया और सोडियम परमेबल बना था, तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम। तो उसके बाद क्या होता है, क्विकली पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल। और जो मेम्ब्रेन का जो अपना पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ था उसको क्या होता है, रिस्टोर करता है ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर्स बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। और फर्दर स्टिमुलेशन के लिए फाइबर फिर से तैयार होता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना आप सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स।